अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम की हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इलेक्शन के मामले पर होने वाले मुज़ाकरात शुरू तो काफ़ी मुस्बत अंदाज में हुए, लेकिन फरीक जमातों के कायदीन की शोला बयानी के बाद इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल ज़्यादा रोशन नजर नहीं आता। पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारियां और तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस के धावे ने भी मुज़ाकराती फ़ज़ा में जहर घोलने का काम किया है। अब हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल 2 मई को होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक वीडियो पैगाम में इत्तेहादी हुकूमत से कहा कि अगर आप 14 मई तक तमाम असम्बलियां तहलील करते हैं तो हम आपके साथ एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपको 14 मई को असम्बलियां तहलील करना कबूल नहीं तो फिर दोनों सूबों में इलेक्शन कराए, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है। दूसरी जानिब पीडीएम के कुछ रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की शर्त या तजवीज़ को नाकाबिल अमल करार दिया है। यहाँ सवाल यह है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है। डॉन अखबार में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने खबरदार किया है कि अगर मुज़ाकरात नाकामी से दो चार हुए तो इमरान खान की पार्टी नाकाम होगी, क्योंकि इसके नतीजे में यानी मुज़ाकरात की नाकामी के नतीजे में आईनी शिक के तहत इंतखाबात को 1 साल के लिए मौखर किया जा सकता है। बाज़ आईनी माहिरीन के मुताबिक आईने पाकिस्तान में इलेक्शन के इल्तवा के लिए कोई शिक मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि गैर मामूली हालात को वजह बनाकर इंतखाबात मुलतवी किए गए। एक बार 2007 में जब साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ और दूसरी बार 1988 में जब मुल्क में एक बड़ा सैलाब आया था। 1988 में 16 अक्टूबर को कौमी असम्बली के इंतखाबात के 3 रोज बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए थे, जबकि 2008 के आम इंतखाबात इसलिए ताखीर से हुए क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मुल्क में इलेक्शन कमीशन की इमारत जला दी गई थी और कई दफातर को जला दिया गया था और हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं थे। 2008 के इंतखाबात से कबल अमन व अमान के अमूमी हालात भी बहुत ख़राब थे। इसका अंदाज़ा यूं हो सकता है कि 18 अक्टूबर 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो कराची में उतरी, तब से 18 फरवरी 2008 तक खुदकुश हमलों में 517 अफराद शहीद हुए, लेकिन इंतखाबी अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोका नहीं गया। चुनांचे ये वाज़ेह है कि पीडीएम की हुकूमत के पास इलेक्शन के इल्तवा की कोई आईनी ठोस बुनियाद मौजूद नहीं, और ऐसा कोई भी अमल न सिर्फ खिलाफ आइन हो सकता है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की भी खुलम खुला खिलाफ वर्जी होगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने एक ट्विटर पैगाम में हुकूमत को मुतनब्बे करते हुए लिखा है कि हम मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। यह नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक का आगाज आज लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता उरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस फैसल अरब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर कंवर दिलशाद साहब एक अथॉरिटी समझे जाते हैं इलेक्शन के अमूर पर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जस्टिस साहब, अदालत ने गेंद वापस सियासतदानों की तरफ फेंक दी कि सियासतदान खुद से, सियासी जमातें खुद से किसी मुतफिका तारीख पर इत्तफाक कर लें, लेकिन अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका। कल तीसरा राउंड होगा, बज़ाहिरन कोई कामयाबी इसकी दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद फिर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड तो कर दिया फैसला, और ये एग्जीक्यूशन में बैठे हैं कि उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाए। कि जो तो उस एग्जीक्यूशन में वो कुछ जो बेंच है वो वही करेगी, उसको वही एग्जीक्यूट करना है जो उन्होंने फैसला किया है कि 14 तारीख को इलेक्शंस कराए जाएं। अब वो प्रैक्टिकली नहीं रहा या रहा, अभी तो दिन भी कम रह गए। तो सुप्रीम कोर्ट 2 चीज़ें कर सकती है। वो 14 तारीख तक इंतज़ार तो करेंगे कि भाई हमने 14 तारीख तक दी है। उसके बाद फिर वो कंटेम्प्ट की जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे तो नहीं फैसले दिए जाते कि उसको अमल दरामदी ना हो। अदालतों के लिए कहते हैं ऐसा कोई ऑर्डर पास ही ना करें जिसमें अमल दरामदी ना हो सके। तो हाँ, अगर कई चीज़ें होती हैं जो अमल दरामद नहीं होता तो फिर उसके लिए सज़ा है, और वो कंटेम्प्ट की है।
और सिर्फ कंटेम्प्ट की नहीं है, फिर बाद में 14 के बाद भी उसको काबिल अमल बनाना है उस ऑर्डर को, चाहे डिले हो जाए। उसमें वो इलेक्शन कराने तक वो अदालत जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो उस मैटर को अपने हाथ में रखना है उसको, लेकिन जस्टिस वो साहब, रखेगी। हुकूमत को जिसने भी ये मशवरा दिया होगा कि आप अदालत के फैसले के सामने इस तरह से रुकावट खड़ी करें, वो बड़ा बज़ाहिरन तो बड़ा कामयाब मशवरा है, बड़ा कमाल मशवरा है कि हुकूमत ने स्टैंडिंग कमेटी को भी शामिल कर लिया, कौमी असम्बली और सेनेट की करारदादों को भी शामिल कर लिया, काबीना के फैसले को भी शामिल कर लिया। इसने गेंद उस पर डाल दी, उसने उस पर उछाल दी और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ना खड़ी कर दी कि भाई फला फला वजह से हम नहीं कर सकते, और पार्लियामेंट कह रही है हम नहीं कर सकते। तो अब सुप्रीम कोर्ट किसको कंटेम्प्ट करेगी? देखिए, कंटेम्प्ट इलेक्शन कमीशन बताएगा कि जी इन लोगों ने हमारे साथ ताउन, जिसकी ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की, कि इन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया, इस इदारे ने, गवर्नमेंट के, तो उसके खिलाफ, उसके सरबराह के खिलाफ कंटेम्प्ट कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर आप समझते हैं चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बहरहाल मुल्क के, वो ज्यादा इस रडार में आ सकते हैं? जी हाँ, अगर फाइनेंस तो चीफ प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है ना। अगर वो, ऐसा कौन सा मुल्क है जमहूरी जिसमें प्राइम मिनिस्टर को कहा जाए कि इलेक्शन के लिए पैसे दें आप, वो क्या हम नहीं दे सकते? ऐसे तो नहीं हो सकता। राइट। जमहूरी मुल्क में जो जमहूरी अथॉरिटी जो एक्सरसाइज करते हैं, तो जो कहते हैं ना, द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स टेबल, तो वो प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और कंवर भी दिलशाद साहब के साथ मिनिस्टर्स को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सही है, जो मुतल्लिका रेजोल्यूशन से वजीर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं, किसी भी, चाहे वो सेनेट का हो या असेंबली का हो, वो रेजोल्यूशंस पास करके ये नहीं कह सकते कि आप, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हमने शेल्फ में रख दिया है। बिल्कुल सही। कंवर दिलशाद पास साहब, सर कल अगर मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाएंगे तो फिर भी 1-2 दिन लग सकते हैं पैसे की डिसबर्समेंट में, कोई तारीख ऐसी तय पाती है या नहीं पाती, लेकिन 14 मई तक तो अब इलेक्शन नामुमकिन है। यानी अगर कल 2 मई है, कल के बाद कोई सूरत हाल तब्दील होती है, 7.5 करोड़ बैलेट पेपर छापने हैं, इलेक्शन की बाकी तैयारियां करनी है, 10-11 दिन में कैसे मुमकिन हो सकेगा? देखिए मोहतरम साहब, बहुत कामयाब तरीके से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बड़े ऑनरेबल जज रहे हैं। हम बड़ा एहतराम है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि काफी अरसे के बाद मैंने उनकी आवाज सुनी। हम तो उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन उनके एहतराम के साथ साथ जो मेरी गुजारिश है, मेरा अपना एक जो बड़ा नुक्ता नजर है, उसमें यह है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 27 अप्रैल को बड़ा फैसला करना था, बड़ा अहम फैसला करना था, वो संगीन नताइज की धमकी भी दे चुके थे। तो अचानक उन्होंने ये बाल जो थी, ये दहावी बाल, वो सियासतदानों की कोर्ट में डाल दी कि आप इस पर फैसला करें, मुज़ाकरात करें, फिर इसके बाद हमें बताएं। और साथ ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं उमरता बंदियार साहब ने फरमाया कि भी अगर कहीं किसी नतीजे पर ये सियासतदान ना पहुंच सके, हम अपनी राय देंगे, अपना फैसला नहीं देंगे, हुक्म नहीं देंगे, आप जाने अपना काम जाने, तो ठीक है, जैसे काम चलता है वैसे चलाएं। तो वो तो उन्होंने अपना 3 रुकनी बेंच का फैसला जो था वो बिल्कुल गैर मसूद खुद ही कर दिया। बाकी तो पार्लियामेंट ने तो वैसे भी अपना एक्ट जो बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का इस्लाहाती कमेटी का जो इस्लाहाती बिल जिसके नाम से बना हुआ है प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो तो वैसे भी गैर मसर कर दिया पार्लियामेंट ने हमको। तो लेकिन खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपने सियासतदान बैठ के फैसला करें। अब जहां तक ऑनरेबल जज साहब, हमारे जो फैसला साहब ने सही फरमाया कि हुक्म तो मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो होता है वो स्टेट का हुक्म होता है, एक वफाक का हुक्म होता है, अदलिया का हुक्म होता है। लेकिन हुकूमत ने भी तो उसके बारे में मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए। वफाकी काबीना से बिल पास करवाया, ऑर्डर पास करवाया, फैसला करवाया, सुप्रीम वहां से वहां ले गए पार्लियामेंट में, फिर ज्वाइंट सेशन के बाद दोबारा ज्वाइंट सेशन। तो वो भी तो अपना उन्होंने अपने आप को तो बचा लिया कंटेम्प्ट के तहत। वो तो कंटेम्प्ट तो लगा तो नामुमकिन है। लेकिन अब 14 मई का इंतखाब कैसे होगा, जैसे आपने भी ठीक फरमाया कि आपको बैलेट पेपर छपने में तो 15 दिन रहते हैं, फंड पैसे दिए नहीं गए, 21 अरब रुपया सिक्योरिटी से इनकार कर दिया गया। तो इन हालात में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो गैर मुनसिफ हो चुका है इस्लामी लिहाज से। और जहां तक कंटेम्प्ट लगाने का सवाल है, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है कि उसमें काबीना है, पार्लियामेंट है,
और बहुत बड़े-बड़े मामलात हैं। इलेक्शन कमीशन तो अपना बड़ा सा काम किया, तमाम इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए कि जनाब हम तो तैयार हैं, अ, हमारी तो तमाम कंवर साहब कंवर साहब, तैयारियों ये जैसे आप फरमा रहे हैं कि और जो मैंने भी सवाल उठाया कि हुकूमत ने ये रास्ता इख्तियार किया कि पार्लियामान को खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने और कहा कि जी पार्लियामेंट चूंकि एक आईनी सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट कह रही है कि हमने पैसे नहीं देने, सो हमने नहीं देने। अब सवाल ये उठता है कंवर साहब कि इस तरह तो हर दौर की हुकूमत वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, जो उनको फैसले पसंद नहीं होंगे, वो उन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर दे मारेगी और कहेगी कि हम पार्लियामेंट को खड़ा कर रहे हैं आपके सामने, हम मामला कायमा कमेटी में लेकर जा रहे हैं, हम मामला पार्लियामेंट में लेकर जा रहे हैं। हुकूमत की चूंकि पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत होती है और करारदाद पास करवाना हुकूमत के लिए तो बाएं हाथ का खेल है, तो हर हुकूमत फिर ये तो इसी रविश पर चल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दे मारेगी। ये क्या फिर जायज रविश होगी? देखो जी, माजी में भी होता रहा ना, जस्टिस सजाद अली शाह के साथ भी तो यही बात हुई थी ना, आंख में चले हुआ खेल खेलते खेलते सजाद अली शाह भी चले गए और फारूक बुखारी साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। ये तो आपके सामने ये सारी बातें हो रही हैं। अब आप ये देखें कि जब एक हमें हमें ठीक है, हम बहुत एहतराम करते हैं, हमारी अदलिया वफाक की अलामत है, लेकिन अब ये देखें कि 4 अप्रैल को उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो 22 मार्च का फैसला था वो मुकर्रर करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुंह देखता रह गया। कदम आईन और कानून में कोई इख्तियार हमारे पास है, तारीख देना, एक्सटेंड करना, ये तो हमने इख्तियार दिया गया आईन और कानून में एक्ट के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही शेड्यूल जारी कर दिया 14 मई का। तो ये भी देखो अपने इख्तियारात को भी आगे लेके जब जाएंगे और इस तरह ऑडियो वीडियो आ रही है बेपनाह खतरनाक किस्म की, और एक मोहतरमा कह रही है कि मैंने तो उमर को कह दिया है कि जी कंटेंट लगा के फारग करें, लाखों आदमी की दवाई ले लें। मैंने मनीब को भी कह दिया था, मनीब उतना बड़े ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, हम एहतराम करते हैं, इज्जत माप से कह के मुखातब होते हैं। और वो खातून कहती है मनीब, खातून अपने दमाद को कहती उमर, ये कोई बातें कर रहे हैं? ये सारी चीजों के खिलाफ की ये बातें, ये सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सारा दायरा कार लोगों ने महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट तो घर में महदूद होकर रह गई, सास बातें कर रही थी, मैंने उमर को कह दिया, मैंने मनीब को कह दिया, ये कम वक्त मार्शल नहीं लगा रहे। तो ये सारी चीजों के खिलाफ गई हो। लेकिन कंवर साहब, जिस वक्त आप सर्विस में थे, आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, या जस्टिस साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो जब हाजिर जज थे, तो सरकारी अफसरान या आला उहदों पर फाइज शख्सियात के घर में भी सियासत पर बातें होती होंगी, ज़रूरी तौर पे खाने के मेज़ पर हो जाती होंगी, किसी शादी ब्याह पे हो जाती होंगी, रिश्तेदार भी करते हैं, दोस्त भी करते होंगे, औलाद करती है, मियाँ बीवी आपस में बात करते होंगे। क्या उसको टैप करके और बाहर ला के स्कैंडलाइज किया जाए कि ये इसलिए बात हो रही थी और इसलिए बात हो रही थी? क्या ये रविश ठीक है फिर? ये दुरुस्त नहीं है, यू राइट। ये घर की बातें घर में रहनी चाहिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन बहरहाल चूंकि अब ये वीडियो का ऐसा खतरनाक रुझान पैदा हो गया कि हम कोई भी नहीं कर सकते, हम खुद बड़े एहतियात हैं बात को चीज करने में, क्या क्या बात आ जाए। लेकिन मुझे फैसल अरब साहब से बैठकर भी खुशी हुई है और हमारे किसी वक्त में इनको हमने मेंबर इलेक्शन में पाकिस्तान भी रिकमेंड किया था, जस्टिस काजी फारूक साहब के ज़माने में, लेकर उन्होंने किसी मजबूरी के तहत वो नहीं मेंबर बने थे हमारे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के, और बड़े-बड़े अहम ज़रूरतमंदाना इन्होंने फैसले किए। तो हमें इनकी राय लेनी चाहिए, हमें चलें, इनसे सीखना चाहिए। जस्टिस साहब आपकी राय सर। पहले तो ये जो ऑडियोज टैप हो रही हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की एक मुबैना ऑडियो निकाल दी गई, साकिब निसार साहब की बार बार ऑडियो निकाली जा रही है, फिर अभी चीफ जस्टिस के घर की खवातीन मुबैना तौर पे उनकी सास, उनकी एक ऑडियो टैप की, पहले जारी बात है टैप की, रिकॉर्ड की खुफिया तरीके से, फिर उसको लीक किया गया। तो हम इस पे सवाल नहीं उठा रहे इस मुल्क में कि ये किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत करना, इंट्रूड करना, ट्रेस पास करना, ये गलत है, ये सही है। हमारे यहाँ ये बहस छिड़ गई है कि सास ने क्या कहा था और बेटी ने क्या कहा या फलां ने क्या कहा। देखिए, एक तो मुल्क को जब कोर्ट के सामने कोई मैटर आता है आइन की या कानून की को नाफिज करने के लिए, तो ये उन्होंने टैप कर लिया, वो रेस्टोरेंट में ये कहा, उस जगह वो कहा, ये टैप करना तो बहुत अच्छा काम नहीं, मतलब कितना बुरा काम है ये कि आप प्राइवेट कन्वर्सेशंस को टैप किया जा रहा है और फिर उसको जो आईनी मामला अदालत में है उससे जोड़ के कहा जाता है कि ये फैसला आप ना करें या नहीं करना चाहिए था। ये कोई बात है? ये जमहूरी मुल्क नहीं है। हम अगर जमहूरी मुल्क, मैं सिर्फ आइन को देखता हूँ ना, मैं जज रहा हूँ ना, या कानून को, आइन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स
मुंतखब नुमाइंदों के साथ स्टेट चलेगी। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 6 में है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। ये तीनों जो डेफिनेशन स्टेट में आते हैं, ये टैक्स भी लगा सकते हैं। अब ये इदारे, ये तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि जमहूरी मुल्क में, डिक्टेटरशिप में नहीं, जो जमहूरी मुल्क में मुंतखब नुमाइंदों का एक जो जिस तरह से चूज़ किया जाता है, उसके लिए आइन में दर्ज है सारे, और वो चीज़ नहीं हो पा रही। और अब डिस्ट्रैक्शन हो गया जी, 14 तारीख आखिरी चली गई तो ख़त्म हो गया मामला। अगर एक चीज़ को करना है, अगर अदालत कहती है इसको अगले महीने की 10 तारीख तक करो, तो क्या 10 तारीख गुजरने के बाद फिर वो अदालत का फैसला, क्या उसको फाइल करके उसको गोदाम में डाल दें? लेकिन जस्टिस साहब इसमें और ये वो भी, जिनका जस्टिस साहब इसमें ये भी तो आप देखें ना कि अदालत ने 2 दफा फैसला दिया, 3 दफा मोहलत दी, ना फैसले पर अमल हुआ, ना 3 दफा की मोहलत पर अमल हुआ। अदालत अगर एक गलत है 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना होना, ये गलत है तो गलत है। अदालत फिर गलत काम को क्यों तूल दे रही है? अदालत पंचायत का किरदार क्यों अदा कर रही है कि अच्छा आप मिलकर बैठ जाएं, आपस में हल कर लें, जब आप हल कर लेंगे तो फैसला कर देंगे। भाई अगर गलत है तो गलत है, वायलेशन हो चुकी है तो अदालत अपना फैसला देगी और उस पर अमल दरामद करवाए। देखिए, कभी कभी अदालत चाहती है कि क्योंकि ये सियासी मामलात हैं और इसमें जमहूरियत की बात है कि इलेक्शंस हों, तो फैसिलिटेट करते हैं कि किसी की ज़िद को खुद ही वो ख़त्म कर दें, वो समझ जाएं कि ये वो गलत रास्ते पे थे। और इतनी बड़ी सब मिलके पार्लियामेंट में रेजोल्यूशंस पास हो रही हैं, तो इससे वो कोई अदालत घबराती नहीं है। अदालत सिर्फ कहती है कि चलो अगर कोई ऐसा मौका है, अगर चाहते हैं कि मुल्क के में एक साथ इलेक्शंस हों, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये आपस में तय कर लेते हैं तो फिर तो अच्छी बात है। वरना फिर क्योंकि यहाँ अदालत का फैसला आईनी भी होता है तो रोना धोना बहुत होता है किसी भी तरफ से। मैंने देखा है, मैं आज की बात या कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जब से मैंने जिंदगी में देखा है सही है कि बस फैसला आता है तो उसके खिलाफ ये बहुत बोला जाता है। जिसके खिलाफ होता है जारी बात है वो अपना एक प्रोपेगेंडा या वो मुहिम चलाएगा। लेकिन देखिए 14 अप्रैल को जस्टिस साहब, 14 अप्रैल को आइन में दी गई कंडीशन या जो ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो चुकी है। 14 अप्रैल के बाद आने वाला एक एक दिन वायलेशन के जुमरे में शुमार हो रहा है। आज यकम मई, 16 दिन हो चुके हैं ये आइन की वायलेशन में गुजरे हैं। अदालत ने 14 मई तक मोहलत दे दी। अब 14 मई के बाद भी अगर इंतखाबात और आगे जाते तो ये वायलेशन ही है ना सर। अगर इत्तफाक हो भी जाता है दोनों में, तहरीक इंसाफ में और हुकूमत में, कि हाँ आए जुलाई में इंतखाबात करवा लेते हैं, तो अदालत फिर इसको वैलिडेट कैसे कर सकती है कि आप जुलाई में इंतखाबात करवा दें? अदालत तो इसका मतलब है खुद मोहर तस्दीक लगा देगी कि हाँ 90 दिन से आगे खींच के ले जाओ 4 महीने। अब देखिए, अब अदालत जब किसी मामले को हाथ में रखती है तो वो उस वक्त के हालात को देखते हुए, और जब देखती है कि जो भी लिटिगेंट्स हैं जिसको तकलीफ हुई है वो कोर्ट में आया है, और जो जिसके खिलाफ केस है, स्टेट सबसे बड़ी लिटिगेंट होती है, लिटिगेंट तो स्टेट भी है, तो जब देखती है कि जब दोनों राजी हैं तो फिर अदालत कहती है कि जब जैसे कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं तो वो कहती है, जब बहुत पता है कोर्ट को एक फैसला हो चुका है, अपील में कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो और कुछ देखते हैं कि प्रैक्टिकलिटी भी यही है कि भाई इलेक्शंस तो होने हैं। अब वो 14 तारीख गुजर गई और अब दोनों पार्टीज राजी होके आ गए, जिसको तकलीफ थी वो भी पॉलिटिकल पार्टी आ गई और मिलके कि जी हम जून में करेंगे, जुलाई में करेंगे। तो जब राजी हो जाती तो फिर उस वक्त को कोर्ट उसको छोड़ देती है। राइट। कंवर साहब, कंवर दिलशाद साहब, ये जो एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि इंतखाबात 1 साल भी आगे ले जाए जा सकते हैं, ऐसी कोई आईनी गुंजाइश मौजूद है, क्या ये मुमकिन है कंवर साहब? नहीं, ये नामुमकिन इसलिए है कि ये बहुत बड़ी हंगामी हालात करने के लिए बहरीन पाकिस्तान की मंजूरी हासिल करनी पड़ती है। और ठीक है कि हमारे आर्टिकल 232 में ये गुंजाइश है कि अगर मुल्क की माशी हालात खराब हो जाएं या बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी आ जाए, तो आइन का जो आर्टिकल 232 का जो आखिरी लाइन है, उसका सब सेक्शन 6 जो है, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल तरीन मरला होता है बहरीन पाकिस्तान। उसके बाद पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की अपनी अपनी है, पार्लियामेंट में तो ज्वाइंट सेशन से मंजूरी ले लेगी, तो 1 साल की जो है इसकी एक्सटेंशन हो सकती है इंतखाबात मौखर होने की। लेकिन उसके हालात अच्छे साबित नहीं होंगे, मुल्क में बहुत ज्यादा पोलिटिकल प्रेशराइज हुआ है, तो ये वैसे तो जमीनी हकायक के तो खिलाफ हो जाएगा।
वैसे आईनी तौर पर ये खैरात हासिल हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस फैसल अरब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। मामला बहरहाल अब कल दोबारा उठेगा जब दोनों फरीक बैठेंगे और किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक के लिए इकट्ठे होंगे। इत्तफाक होगा या नहीं, कल तक इंतज़ार करते हैं। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे फ्रीडम नेटवर्क की उस तशवीशनाक रिपोर्ट के बारे में, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता इस हुकूमत के पहले 9 माह के अरसे में सहाफ़ियों के खिलाफ 140 के करीब हमलों के और धमकियों के वाक़यात रिपोर्ट हो गए। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। वैसे तो पाकिस्तान में तकरीबन हर दौर में ही सहाफ़त को पाबंदियों और जंजीरों में जकड़ा गया और सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया, लेकिन मौजूदा PDM की हुकूमत कलम और कैमरे के इस्तेहसाल में सरे फहरिस्त आ चुकी है। PDM हुकूमत ने सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना तो दरकिनार, उनके खिलाफ संगीन मुकदमात बनाए। हिरासा करने के लिए कई सहाफ़ियों पर जानलेवा हमले हुए, झूठे पर्चे, गिरफ्तारियां और फिर रिहाइयां हुई। यही वजह है कि डॉक्टर मुईद पीरजादा, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर जैसे कई नामवर सहाफ़ी बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हुए। मीडिया पर नजर रखने वाले इदारे फ्रीडम नेटवर्क ने पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में इंतहाई शर्मनाक हक़ाइक़ सामने आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 11 महीनों में पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ धमकियों और हमलों के 140 वाक़यात हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 56 वाक़यात के साथ इस्लामाबाद पहले नंबर पर है। वो इस्लामाबाद जहां पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, जहां इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है और जहां वफाकी हुकूमत अपनी पूरी ताकत के साथ बुराजमान है। पंजाब में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 35 यानी पंजाब दूसरे नंबर पर है और सिंध में 23 केसेस सामने आए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अप्रैल 2022 में बरसर इक़्तिदार आने वाली 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क में मीडिया और सहाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय इनका गला घूंटने में कोई कसर नहीं उठा रखी। गुज़श्ता 1 साल के दौरान बोल TV और एयरवाई TV चैनल को बंद किया गया। मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ, जो धमकियां मिलने के बाद बैरून मुल्क चले गए थे, गुज़श्ता साल उनकी हलाकत का वाक़या हुआ, जिसके बाद PDM हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। इस तरह एयरवाई के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ गिरफ्तार हुए। सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज, जमील फारूकी, शाहिद असलम और सिद्दीक जान समेत मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जुबाबंदी के लिए गैर एलानिया तौर पर बार बार उनका मीडिया पर ब्लैकआउट करवाया गया। गुज़श्ता साल ही तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने भी पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात पर तशवीश का इजहार किया था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के खिलाफ बनाए जाने वाले मुकदमात पर इजहार तशवीश करते हुए कहा था, सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, सहाफ़ियों को कभी भी जबर का निशाना नहीं बनाना चाहिए। साफ जाहिर है कि मौजूदा बरसर इक़्तिदार हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों को अपने गैर आइनी मौक़िफ़ की तायद और प्रचार के लिए इस्तेमाल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ सीनियर सियासी तज्ज़िया निगार औरिया मकबूल जान साहब, जो गुज़श्ता 1 साल में जो कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर उस पर गहरी नज़र रखते हैं। औरिया साहब, 140 के करीब वाक़यात हुए हैं 9 माह में, इस हुकूमत के पहले 9 माह में, जुलाई से लेकर मार्च 2023 तक, सहाफ़ियों पर हमलों के और सहाफ़ियों को धमकाने के। ये हुकूमत आज से चंद महीने पहले तक इमरान खान साहब के दौर में सहाफ़ियों की और सहाफ़त की सबसे बड़ी यानी ये जमातें चैंपियन बनकर सामने आती थी, लेकिन इनके अपने दौर में इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है। देखिए, मसला सारा यह है कि मैं तकरीबन 50 साल मेरी तकरीबन को एक्टिव लाइफ ऐसी हो गई है कि जो सियासत के अंदर गुजरी है, और ज़ाहिर बात है बचपन से ही मैं 1969 से मैंने अयूब खान के एजुकेशन में हिस्सा लेना शुरू किया था। आप अंदाज़ा करें कि ये जो 2022 का साल गुजरा है,
इससे ज्यादा मैंने बदतरीन साल कम से कम सहाफत के एतबार से, लिखने वालों के एतबार से कभी नहीं देखा। आप खुद सोचें कि कितने बड़े बड़े मुखालिफ होते थे जो बोलते रहते थे। हबीब जालब अपनी शायरी करता रहता था, अयूब के जमाने में करता रहा, बेनजीर के जमाने में करता रहा। शोरश कश्मीरी क्या शोला बयान मुकर्रर होता था, उसका चटान जो है वो शोले बरसाया करता था। सलाउद्दीन का जसारत होता था, गिरफ्तार किया जाता था, पता चलता था किस थाने के अंदर मौजूद है, मुकदमा चलता था। उसके बाद मुजीबर रहमान शामी का जिंदगी बंद हुआ, पता होता था कहां पर मौजूद है, किस जगह गिरफ्तार है। मैं उसके रसाले को बंद किया जाता था और रसाले आ जाते थे, और उसके साथ कम से कम 15 रसाले जो है चले। अल्ताफ हसन कुरैशी को बंद किया, लगे ये भुट्टो दौर की बातें हैं। ज़ियाउल हक के जमाने में भी आप अंदाजा करें, मिनहाज बरना जैसा बंदा खड़े होकर ज़ियाउल हक को ललकार लेता था। लेकिन आप अंदाजा करें कि इस एक साल के अंदर एक ऐसी रिवायत पड़ी है कि अरशद शरीफ उस रिवायत की एग्जाम्पल है, चूंकि वो बेचारा जान दे चुका है। लेकिन बाकी किस किस को थ्रेट किया जाता रहा है, कैसे थ्रेट किया जाता रहा है, कैसे उनकी एक गलत किस्म की वीडियोस बनाई जाती रही हैं, कैसे उनकी ऑडियोस लीक निकाली जाती रही हैं, कैसे उनके बारे में जो है मुख्तलिफ किस्म की ट्रेंड्स चला के और मुख्तलिफ किस्म के बेनाम किस्म की सूरत हाल से उनको स्कैंडलाइज करके उनको थ्रेट किया जाता रहा है। और मुसलसल ये जो चीज़ है वो जारी है। और ये पाकिस्तान में मैं कभी हम सुना करते थे कि यार चिली के अंदर प्रेसिंग पर्सन होते हैं, निकरागुआ में प्रेसिंग पर्सन होते हैं, वियतनाम लोगों को उठा लिया जाता है, इंडोनेशिया में सहाफियों के साथ ऐसा होता है। लेकिन पाकिस्तान की बदतरीन अदवार, मार्शल्ला के बदतरीन अदवार के अंदर भी आपको याद होगा कि मजीद निजामी साहब का नुआए वक्त जो था वो इतना ओपनली लिखा करता था कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो थे वो घबराया करते थे उसको खरीदने के लिए, कहीं हमारा नाम ना आ जाए। लेकिन ये जो दौर है, इवन इमरान खान का दौर भी मैं कम से कम इसको कंपेयर करूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत उसमें इन्वॉल्व हो गई थी, उसके बावजूद भी इमरान खान के दौर भी इससे कम से कम बहुत बेहतर। उसमें भी औरिया साहब जरूर दो चार ऐसे वाकयात हुए जो जिनका कोई जवाब नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था कि अरशद शरीफ वाला वाकया हो जाता, ऐसा नहीं हुआ था कि इमरान रियाज को एक अदालत में ले जाया जाता है, फिर दूसरे थाने में ले जाया जाता है, फिर तीसरे थाने में ले जाया जाता है, कोई थाना कोई अदालत कबूल नहीं करती। ये काम तो कभी नहीं हुआ था, ये कभी नहीं हुआ। देखें, अकूबत खाना वाली सूरत हाल कभी नहीं हुई थी। कभी भी ये नहीं हुआ था कि एक आदमी को, लेकिन लोग बयान नहीं करते, हर बंदे की इज्जत नफ्स है। ये नहीं होता था कि कपड़े उतारे जाएं और उनको बदतरीन तशद्दुद किया जाए, उनको करंट लगाए जाए, उनके साथ गैर इंसानी जिनसी सलूक किए जाए। ये लोग बेचारे आंसुओं से रोते हुए बताते हैं। ये जिल्लत और रुसवाई की सूरत हाल जो इस दौर में हुई है कभी भी नहीं रही। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ का खानदान, जो शरीफ फैमिली है, ये शुरू दिन से सहाफियों को खरीदने और उनको अंडरमाइन करने में लगी हुई है। आप अंदाजा करें कि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को नवाजा है जिन्होंने कभी सोचा नहीं जा सकता था। एक आदमी जो कि उर्दू डिपार्टमेंट का हेड भी नहीं लग सकता, उसको सफीर लगा दिया जाता है। एक आदमी जो कि आराम से एक छोटा सा रसाला निकालता है, उसको पहले चीफ मिनिस्टर लगाया जाता है, फिर पीसीबी का चेयरमैन लगाया जाता है। एक आदमी जो कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर है, उसको फेडरल मिनिस्टर लगा दिया जाता है। यानी सहाफियों को नवाजने, और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि जिस वक्त इन्होंने जंग के ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया है और जब बाकायदा लिस्ट दी गई थी कितने लोगों को तुम कॉलम निगारों से निकाल दो और उसका कोटा बंद किया गया। ये इनकी आदत है, ये सच ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना गवारा करते हैं। और ये सब ये नून लीग का खैर एक रही है रिवायत, अखबार भी बंद हुए, बहुत जबर उनके माजी के दौर में भी रहा। लेकिन पीपल्स पार्टी जो खुद को बाएं बाजू की जमात, आज़ादी राय की, आइन की, जमहूरियत की चैंपियन कहती है, एएनपी जो एक और बाएं बाजू की जमात है, आज़ादी राय की बात करती नहीं है अब तक, आज ये इस हुकूमत का हिस्सा है, बराबर की जिम्मेदार है हर क्रेडिट और डिसक्रेडिट में। ये दोनों जमातें भी और इसके साथ जो बाकी जमातें तमाम खामोश हैं, यानी कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं कि इस मुल्क में क्या हुआ है सहाफियों और सहाफत के हवाले से। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपना एक इमेज बनाया हुआ है, वरना भुट्टो दौर जो था वो भी बदतरीन दौर था। आप मुझे बताइए कि हबीब जालब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा किसी जर्नैल ने नहीं बनाया था, हैदराबाद साजिश केस में जुल्फकार भुट्टो ने बनाया था। आप मुझे बताइए कि उस वक्त ये जो जसारत बंद हुआ था और सलाउद्दीन साहब से किसी ने पूछा कि जसारत कब निकलेगा, तो उसने कहा था कि भुट्टो और जसारत इकट्ठे ही निकलेंगे, और फिर उसके बाद उनको कैद किया गया था। आप मुझे बताइए कि ये जो शामी का प्रेस है, और ये नहीं, नॉट ओनली राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट भी, पंजाब पंच जो था वो निकला करता था मुजफ्फर कादर का, उसको बंद किया गया। हुसैन नकी का रसाला आउटलुक लिखा जाता, उसको बंद किया गया, उनको जेलों में डाला गया। ये पीपल पार्टी ने अपने आप को बहुत बना लिया हुआ है। भुट्टो दौर के अंदर भी एग्जैक्टली यही हुआ करता था और हमने भुगता हुआ है।
मैं खुद एक साला गुजरात से अलादीन निकाला करता था, उस अलादीन को बंद कर दिया गया था। एक छोटे से शहर बर्दाश्त नहीं होता था उसको। राइट। अच्छा, और ये सब आज के दौर में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को कैसे रोका जा सकता है? यानी आप एक जरिए को बंद करेंगे तो और बहुत सारे जराए खड़े हो चुके हुए हैं और इनमें मजीद जिद्दत चली जा रही है। इमरान खान साहब की तकरीर को रोकने के लिए गैर एलानिया पाबंदी लगा दी जाती है। चैनल्स मजबूर हो जाते थे, उनको दिखा नहीं पाते उनकी तकरीर को, लेकिन सोशल मीडिया उनकी तकरीर को दिखाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा दिखाया जाता रहा। क्या ये हरबे आज के जदीद दौर में कामयाब हो सकते हैं जिस तरह ये जारी रखे हुए हैं? देखिए, पाकिस्तान में हुक्मरानों को गलत रास्ते पे डालने के रोल अदा है, सब करता है, वो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। मैं खुद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूं और मैंने एक समरी भेजी थी कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया जाए। अब देखिए, मैं अखबार में कॉलम लिखता हूँ, अखबार 40,000 बिक जाता होगा पूरे मुल्क के अंदर, उसको एक अखबार 2 आदमी पढ़ते होते हैं, 40 से 80,000 3 बंदे भी पढ़ते होंगे, 1,20,000 हो जाता होगा। लेकिन एक एक कॉलम की एक एक वेबसाइट के ऊपर कम से कम 50,000 लाख हिट्स जाती हैं और वो मुख्तलिफ जगह पर पढ़ा जाता है, फिर रेफर होता है, फिर बाकी चीजें होती हैं। एक प्रोग्राम जो कि आपके टीवी पे करते हैं, उसकी अंदर आप देख लीजिएगा, जो आती है, जो रेटिंग्स आती हैं, उसके व्यूअरशिप जो है बहुत थोड़ी सी नजर आती है, लेकिन वो बार बार वक्त के साथ साथ जो है वो यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, बाकी जानकर दुनिया पूरी देखती है। दुनिया तो अब टीवी घरों में लगाती ही नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है हर बंदा अपने हिसाब से अपने आप को ट्यून किया। ये इनको बिल्कुल समझ नहीं आती, ये पुराने जमाने के जो लोग बैठे हुए हैं कि इसका गला घोंट दो तो ये हो जाएगा, इसका गला घोंट दो तो ये हो जाएगा। लेकिन अब तो इन्होंने सोशल मीडिया पे भी क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। ये लोगों को उठा लेते हैं और गायब कर देते हैं, और गायब करके यहां तक तो इत्तलात है कि वो लोगों के भाइयों को उठाया जाता है, लोगों की फैमिलीज को उठाया जाता है। ये इससे पहले कभी नहीं होता था। ये तो बदमाशों का होता था कि बदमाश को पकड़ो, उसके भाई को पकड़ लो, बदमाश खुद आ जाएगा, उसके बाप को ले आओ, उसकी माँ को ले आओ, उसकी बीवी को ले आओ। अब तो ये साफियों के साथ करने लगे हैं, यूट्यूब चैनल के साथ करने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल सहाफ़ियों और सहाफ़त के हवाले से इससे पहले भी अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन गुज़श्ता 1 साल और ये जो 9 महीने की रिपोर्ट है ये इन हालात को ज़ाहिर कर रही है। इससे पहले भी हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन इन 9 महीनों में और इस 1 साल के अंदर वो जमातें जो बार बार बरसर इक़्तिदार रहीं और जो हमेशा सहाफ़ियों और सहाफ़त की अलंबरदार बनती थीं, वो जमातें अगर उन्हीं गलतियों को दोबारा से दोहराएं जो गलतियाँ माजी में होती रहीं, तो ये है असल तशवीशनाक बात कि पाकिस्तान में हमारा निज़ाम, हमारे इदारे, हमारी सियासी जमातें, सियासतदान आखिर सीखेंगे कब। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे आज यौम मज़दूर यकम मई। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। आज यकम मई और यकम मई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान की अक्सरियती मेहनत कशों को ये इल्म ही नहीं कि ये यकम मई आज का दिन उनके हुकूक की जिद्दोजहद के लिए मंसूब है। इस दिन अक्सर मजदूर इस दिन की अहमियत से बेखबर होकर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में जुटे रहते हैं। याद रहे कि यकम मई 1886 में अमेरिका के सनती शहर शिकागो में मजदूरों के हुकूक की तहरीक अपने नुक्ता अरूज पर थी। 16-16 घंटे काम करने वाले मजदूरों ने सिर्फ 8 घंटे काम का नारा लगाया, जो बहुत मकबूल हुआ। यह आवाज़ एक रिवायती मुतालबा या आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये 1200 फैक्ट्रियों के 3.5 लाख से ज़्यादा मजदूरों की आवाज़ थी, जिसने साम्राज्यी ताकतों और सरमायादारों को हिला कर रख दिया था। इस सिलसिले में यकम मई को पुरअमन हड़ताल शुरू हुई। 2 मई खैर से गुजरा, लेकिन तीसरे दिन एक फैक्ट्री के अंदर मुसल्लह पुलिस दस्ते ने पुरअमन और निहत्ते मजदूरों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग से 4 मजदूर हलाक और बहुत से जख्मी हुए। इस वाक़े के खिलाफ तहरीक के मुंतज़मीन ने अगले ही रोज़ 4 मई को एक बड़े एहतजाजी जलसे का ऐलान किया। अगले रोज़ जलसा पुरअमन जारी था, लेकिन आखिरी मुकर्रर के खिताब के दौरान पुलिस ने अचानक फायरिंग करके कई मजदूर हलाक और कुछ जख्मी कर दिए। पुलिस ने घर घर छापे मारे और मजदूर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। एक जाली मुकदमे में 8 मजदूर रहनुमाओं को सजाए मौत सुना दी गई, जिनमें एल्बर्ट पार्सन, ऑगस्ट स्पाइस, एडोल्फ फिशर और जॉर्ज एंजल को 11 नवंबर 1887 को फांसी दे दी गई। जब मजदूरों पर फायरिंग हो रही थी तो उस दौरान एक मजदूर ने अपना सफेद झंडा एक जख्मी मजदूर के खून में सुर्ख करके हवा में लहरा दिया। उसके बाद मजदूर तहरीक का झंडा हमेशा सुर्ख रहा। बादशाह रेमंड लेविन की तजवीज़ पर 1890 में यकम मई को यौम मजदूर के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया।
उसके बाद 1 मई आलमी यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाने लगा। लेकिन कुछ बरसों तक अमेरिका, कनाडा और जनूबी अफ्रीका में यौम मजदूर नहीं मनाया गया। 1 मई 1972 को पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत ने पहली मरतबा बाज़ाबिता तौर पर सरकारी सतह पर 1 मई को मेहनत कशों का दिन करार दिया। तब से अब तक हर साल 1 मई को मुल्क में आम तातील होती है और पाकिस्तान के तमाम मेहनतकश दुनिया भर के मेहनतकशों से मिलकर अपने उन साथियों की याद को ताज़ा करते हैं जिन्होंने उस वक्त कुर्बानी दी। इस रोज़ दुनिया भर के मेहनतकश शिकागो के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जल्द से जुलूस, रैलियाँ, सेमिनार्स का इनेकाद करते हैं और इस अज़्म का इजहार करते हैं कि जब तक दुनिया से इस्तेहसाली निज़ाम का खात्मा नहीं हो जाता, हमारी जिद्दोजहद जारी और सारी रहेगी। मेहनतकशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के तहत मेहनतकशों को दरपेश मसाइल के तदारुक के लिए कोशिशें जारी रहती हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ मजदूर हैं जिनके हुकूक सिर्फ और सिर्फ सरकारी फाइलों में दफन हैं। ILO अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे पुराना इदारा है जिसके 190 कन्वेंशन हैं, जिनमें से 36 कन्वेंशन की पाकिस्तान ने तौसीक कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद निजी शोबे में काम करने वाले लाखों मेहनतकशों को आज भी सेहत की सहूलियात समेत सोशल सिक्योरिटी तक दस्तयाब नहीं। हुकूमत की जानिब से कम अज कम उजरत के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। निजी शोबे में कारकुनों और मजदूरों से 16-16 घंटे ड्यूटी ली जाती है। खासतौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स का तबका सख्त इस्तेहसाल का शिकार है। पाकिस्तान में मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सबसे अहम कानूनी दस्तावेज फैक्ट्रीज एक्ट 1934 है। इस एक्ट में मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत और उनकी खिलाफ वर्जियों पर तफसीलन बात की गई है, मगर मुल्क में मौजूद दीगर कवानीन की तरह यह कानून भी अमल दरामद से महरूम है। पाकिस्तान में मजदूरों को हेलमेट, चमकदार जैकेट्स, दस्ताने और मोटे बूट्स की फराहमी आज भी सिर्फ एक ख्वाब है। कई मजदूर अपने काम की अंजामदही के दौरान हलाक हो जाते हैं या फिर मोहलिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान वैसे तो इस्लामी फलाही रियासत होने का दावा करता है, लेकिन यहां मजदूरों के हुकूक की दस्तयाबी मुस्तकबिल करीब में भी कहीं दिखाई नहीं देती। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली।